नमस्कार साथियों आज का वीडियो एसएससी जीडी हिंदी। जी हाँ, आज का वीडियो हिंदी पेपर पर आधारित है। साथियों, एसएससी जीडी में हिंदी का जो पेपर है ये मुझे बहुत आसान लगता है। आपको कौन सा पोर्शन आसान लगता है? मैथ का, रीजनिंग का, जीके का या हिंदी का? कौन सा है पोर्शन जो आपको सबसे आसान लगता है, जो सबसे ज़्यादा नंबर सिक्योर करता हो? कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। फिलहाल आज हम लोग हिंदी के बारे में जानेंगे। आज का वीडियो प्रीवियस ईयर्स में एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर आया हुआ, क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, उसी पर आधारित है। हूबहू वही क्वेश्चन आज आपको हम कराएंगे, जिससे आपको पैटर्न समझ में आ सके। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम देख लेते हैं एसएससी जीडी हिंदी का पेपर। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। ठीक है, तो आपको यहाँ एक शब्द दिया गया है स्वाधीन। ठीक है, स्वाधीन का आपको विलोम बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं व्याधीन, याचक, पराधीन या गुलाम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, स्वाधीन का क्या होगा? पराधीन। गुलाम पे टिक मत कर दीजिएगा। स्वाधीन का जो सही उचित जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? पराधीन। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वाक्यांश क्या है? जो छेदा ना जा सके। छेदा न जा सके मतलब जिसमें छेद न किया जा सके, जिसमें होल न किया जा सके। ठीक है, तो जो छेदा न जा सके, जिसमें छिद्र न बनाया जा सके, छिद्र। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं अछेह, अछेद्य, अछेद और छिद्रित। छिद्रित का मतलब हुआ जिसमें होल किया हुआ हो, ऐसा चीज छिद्रित कहलाता है। ठीक है, तो छिद्रित को अगर छोड़ दें तो बच गए आपके पास तीन ऑप्शन, अछेह, अछेद्य और अछेद। तो अछेद जो है ये शुद्ध शब्द नहीं है। अछे का इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, तो बच गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, अछेद। अछेद क्या है? इसका राइट आंसर है। जो छेदा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अछेद्य। अगले प्रश्न की अगर बात कर लें तो निम्नांकित मुहावरे के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? ठीक है, मुहावरा आपको दिया हुआ है, बीच में डैश है, वहां आपको फिलअप करना है, भरना है, बताना है कि यहाँ पे मुहावरे को पूरा करने के लिए सबसे उचित शब्द कौन सा होगा। जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उस ऑप्शन में से सबसे उचित शब्द कौन सा होगा? अक्ल पर डैश पढ़ना। क्या पढ़ना? ओला पढ़ना, बालू पढ़ना, ईंट पढ़ना या पत्थर पढ़ना? जी हाँ, अक्ल पर पत्थर पढ़ना। जी है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है? अक्ल पर पत्थर पढ़ना। ठीक है, अक्सर इस मुहावरे को आपने सुना होगा, तुम्हारे अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। ठीक है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। ठीक, मतलब तुम्हारी बुद्धि क्या हो गई? कुंद हो गई, तुम्हारे दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम्हारे अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य है? पहचान कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन में अक्सर हम लोग फंसते हैं, तो इन प्रश्नों को विशेष तौर पे ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य? ध्यान दीजिए, दो बातें यहाँ पर है। क्या? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित क्या हो? उपवाक्य हो। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। लू चल रही थी इसलिए घर से बाहर नहीं गया। यह वही स्थान है जहां बापू की हत्या हुई। हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। यदि वह पढ़ता तो फेल नहीं होता। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे ज्ञान में क्या हो? वृद्धि हो। क्या है ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। ठीक है मेरे भाई, चलिए प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। इस प्रश्न का डैश उत्तर लिखिए। इस प्रश्न का डैश उत्तर लिखिए, आपका क्वेश्चन है। आगे देखिए, बात पूरी हो जाएगी अगर पढ़ेंगे आप तो। दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान के लिए विश्चित का विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, आपको इससे मतलब नहीं है, आपको ध्यान देना है किस पे? आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे विश्चित का विलोम शब्द बोला जा रहा है। विश्चित का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। विश्चित का विलोम शब्द क्या होगा? संक्षिप्त, समीक्षात्मक, सूक्ष्म या सरल? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है? संक्षिप्त। विश्चित का विलोम क्या होगा?
संक्षिप्त, छोटा। हाँ, ठीक है। समीक्षात्मक मतलब किसी चीज की समीक्षा करना, ठीक है, किसी चीज के बारे में अपना व्यू देना, तो समीक्षात्मक हो गया, ठीक है। सूक्ष्म मतलब भी क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन विस्तृत का जो उचित विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, संक्षिप्त होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मेल का विलोम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे ध्यान देना है। मेल का विलोम नहीं है, मेल का विलोम नहीं है। मेल का विलोम क्या होगा, बेमेल। मेल का विलोम विलोम क्या होगा, बेमेल ही तो होगा मेरे भाई ना। हाँ, कह रहा मेल का विलोम क्या नहीं है, तो जाहिर सी बात है, जो समानार्थक शब्द होंगे, जो पर्यायवाची शब्द होंगे, वो मेल का क्या होगा, विलोम नहीं कहलाएगा। तो मेल का मतलब क्या होता है, मिलना, मतलब मैत्री करना। मेल का मतलब क्या होता है, मिलना मतलब मैत्री करना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। मेल का विलोम मैत्री नहीं होगा। मैत्री क्या है इसका, समानार्थक शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। मेल मैत्री। बाकी इसके क्या है, बेमेल है, अनबन है, वैमनस्य है, सब क्या है, विलोम में आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त तद्भव शब्द चुन करके निम्न वाक्य पूर्ण करें। उपयुक्त तद्भव शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण करें। तद्भव चुनना है, तद्भव तत्सम, ठीक है। कृपया मेरे बेटे को अपना डैश दीजिए। क्या दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, यही कहते हैं ना, कृपया मेरे बेटे को अपना आशीर्वाद दीजिए। लेकिन ऑप्शन पे हमें ध्यान देना है, यहाँ पे आशीष, 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 आशीष और आशीष। वर्तनी पे ध्यान देना है। अगर पढ़ा जाए तो अगर आपकी वर्तनी कमजोर है तो चारों ऑप्शन देख करके आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, यार चारों तो एक ही जैसा पढ़ने में लग रहा है। लेकिन मेरे भाई अंतर है, डिफरेंस है, वर्तनी को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। तो कृपया मेरे बेटे को क्या दीजिए, आशीष दीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, आशीष दीजिए। कृपया मेरे बेटे को अपना क्या दीजिए, आशीष दीजिए, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ये शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वहां पे तद्भव पूछा था आपसे, इसलिए तद्भव के लिहाज से क्या होगा, आशीष होगा मेरे भाई, ठीक है। आपसे तद्भव पूछा गया था, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तद्भव मतलब शब्दों पे, प्रश्न के जो शब्द हैं उस पे आपको ध्यान देना। आपसे तद्भव पूछा गया था, तद्भव के हिसाब से आशीष क्या है, उसका उचित आंसर है। निम्नलिखित में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, ध्यान दीजिएगा, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है। यह दूध कितना दुबला है, दूध भी दुबला होता है क्या है? यह ताजा पनीर है, यह ताजा पनीर है। आपको ध्यान देना है, अशुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, अशुद्ध नहीं। मनोज ने नीली कमीज पहनी है, शिखा ने नया मकान खरीदा है। नया मकान खरीदा है, शुद्ध है। मनोज ने नीली कमीज पहनी है, ये भी शुद्ध है, ठीक है। ताजा पनीर है, ये भी शुद्ध है। यह दूध कितना दुबला है, दूध तो दुबला नहीं होता ना भाई, ये तो मानवीकरण हो गया ना। दूध कितना दुबला है, दूध दुबला नहीं होता है, क्या है, विशेषण की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है मेरे भाई, ठीक है। अगर आनंद आ रहा हो, मजा आ रहा हो तो जल्दी से एक कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है, ध्यान दीजिए, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ममत्व, हाँ, घबराहट, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं ना। यहाँ पे एक शब्द आया है एटलस। एटलस तो जानते हैं आप ना, हाँ, नक्शा जो होता है, मैप जो होता है पृथ्वी का, ठीक है। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा नहीं है। एटलस क्या है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन ये ममता से क्या होता है, ममत्व, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन एटलस क्या है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है, एटलस, ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ध्यान दीजिएगा, आपको जो सेंटेंस यहाँ दिए गए हैं, जो वाक्य दिए गए हैं, वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और वर्तनी को ध्यान से देखना है कि किस वाक्य की वर्तनी अशुद्ध है। उसकी दुर्अवस्था देखकर दया आ गई, वह नूपुर बांधकर चल पड़ी। सेठ के पास बहुत संपत्ति थी, वह किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, हस्तक्षेप, ये क्या है, हस्तक्षेप होता है ना मेरे भाई, हस्तक्षेप, ये क्या लिखा है, हस्तक्षेप क्या है, वर्तनी है, वर्तनी की दृष्टि से क्या है, ये अशुद्ध वाक्य है। वह किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करता है।
क्या होना चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में प्रयोग किए गए रेखांकित शब्द का सही पर्याय ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द का सही क्या करना है, आपको पर्याय बताना है। ठीक है, दिवाली के दिन दीपक का बताना है, दीपक की रोशनी से सभी घर जगमगा उठे। आपको दीपक का क्या बताना है, पर्याय बताना है। पर्याय समानार्थक शब्द। ठीक है, पर्याय, पर्यायवाची, समानार्थक। ठीक है, लगभग मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है लालटेन, अगरबत्ती, मोमबत्ती या चिराग। तो लालटेन तो होगा नहीं, अगरबत्ती भी नहीं होगा, मोमबत्ती भी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, दीपक का पर्याय चिराग। ठीक है, चिराग क्या है, दीपक का पर्याय है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है, चिराग। दीपावली के दिन चिराग की रोशनी से घर जगमगा उठते हैं, चिराग और दीपक। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, कई भाषाएं बोलने वाला, अल्पभाषी नहीं, कई भाषाएं बोलने वाला अल्पभाषी कैसे हो सकता है, द्विभाषी, दो भाषा बोलने वाला, बहुभाषा भाषी, अनेक भाषाएं बोलने वाला, त्रिभाषी, तीन भाषा बोलने वाला। क्या कह रहा है, कई भाषाएं बोलने वाला। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है, बहुभाषा भाषी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। उन्होंने हिमालय की शिखर पर भारत का ध्वज फहराया। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने हिमालय की क्या है, हिमालय की, ये क्या है, अशुद्ध है, इससे वाक्य का अशुद्ध भाग है ये, उन्होंने हिमालय की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, हिमालय की, अशुद्ध है ये। अगला प्रश्न है, यदि नरेश स्वयं न आया तो अपने पुत्र को भेजेगा। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित संयुक्त वाक्य होगा। यदि नरेश स्वयं न आया तो अपने पुत्र को भेजेगा, इसे क्या बनाना है आपको, इसका संयुक्त वाक्य बनाना है आपको। ध्यान दीजिएगा, क्या बनाना है, मूल क्वेश्चन क्या है आपको, ये जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है, इस सेंटेंस का आपको क्या बनाना है, संयुक्त वाक्य बनाना है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी। तो नरेश अपने पुत्र को भेजेगा, स्वयं आएगा नहीं। बी क्या है, अपने पुत्र को भेजो, गातो नरे, ये क्या है, तो पता नहीं, समझ नहीं, गातो क्या होता है। सी क्या है, स्वयं आएगा या अपने पुत्र को भेजेगा, कामा नरेश, नहीं भाई, संयुक्त वाक्य बनाना है। ठीक है, डी देख लेते हैं, या तो नरेश स्वयं आएगा या अपने पुत्र को भेजेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, इसका राइट आंसर होगा, यही है संयुक्त वाक्य। ठीक है, या तो नरेश स्वयं आएगा या अपने पुत्र को भेजेगा। ठीक है, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है किसका, यदि नरेश स्वयं न आया तो अपने पुत्र को भेजेगा, इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा, या तो नरेश स्वयं आएगा या अपने पुत्र को भेजेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है मेरे भाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विदेशज शब्द से करिए, देशज और विदेशज। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, रीमा अपने गांव में पहली महिला डॉक्टर बनी है जो सारी लड़कियों के लिए एक डैश है, क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, फसाद, फसाद है, फसाद कैसे हो सकती है, रीमा अपने गांव में पहली महिला डॉक्टर बनी है तो सारी लड़कियों के लिए फसाद कैसे हो सकती है वो, हाँ, मिसाल, हाँ ये हो सकता है, कम, कम तो नहीं बैठ रहा है, तारीफ भी नहीं बैठ रहा है, क्या होगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है, मिसाल। चलिए एक बार भर के देख लेते हैं, रीमा अपने गांव में पहली महिला डॉक्टर बनी है जो सारी लड़कियों के लिए एक मिसाल है। जी हाँ, एक क्या है, मिसाल है, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है मेरे भाई। अगला प्रश्न है, कंप्रीहेंशन से, जी हाँ, गद्यांश से, गद्यांश से 5 क्वेश्चन बनते हैं और ये सबसे आसान पार्ट होता है मेरे विचार से, आपके विचार से सबसे आसान पार्ट हिंदी का कौन सा होता है, जरूर से कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेते हैं। गद्यांश को आप जितने ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन का आंसर उतना ही आराम से आप दे पाएंगे। अशोक ने डैश धर्म स्वीकार किया। अब देखिए, ये जो गद्यांश आपको दिया है इसके आधार पर आप जीके भी अपना मजबूत कर सकते हैं। अशोक ने डैश धर्म स्वीकार किया, आपको आंसर मिल गया होगा।
अपनी प्रजा का संतान के समान पालन पोषण किया, उनका हृदय डैश से भर गया, किससे भर गया? हाँ, ये भी आप आराम से गैस कर सकते हैं। पशु पक्षियों के प्रति वह दया का व्यवहार करते थे। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रसार के लिए उन्होंने अनेक बनवाए, क्या बनवाए? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के इसके लिए विदेशों में भेजा। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को शिलाओं, स्तंभों और लाटों पर अंकित करवाया। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अंकित चक्र को में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ स्थित है अशोक स्तंभ, कहाँ से लिया गया है? इस जगह का नाम बताना है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है जीके पोर्शन में। अशोक महान के कार्य अपने युग से बढ़कर थे, उन्हें युग पुरुष कहना सर्वथा उचित ही होगा। ये हमने आपको गद्यांश पढ़ करके सुना दिया। ठीक है, चलिए अब आपको हम क्वेश्चन दिखा देते हैं, आराम से बाबा आंसर दे पाएंगे। पहला प्रश्न बना है, जो पहला डैश था उसके आधार पर पहला प्रश्न बना है, अशोक ने डैश धर्म स्वीकार किया। जाहिर सी बात है, आपने पता अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है, बौद्ध धर्म। सॉरी, अशोक ने बौद्ध धर्म कब स्वीकार किया था? कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, कलिंग युद्ध में विजय तो मिली, लेकिन भयानक रक्तपात की वजह से उसका मन विचलित हो गया। उसके बाद उसने क्या किया? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ठीक है, तो अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि उनका हृदय डैश से भर गया था, किससे भर गया था? ठीक है, ईर्ष्या से नहीं, विद्रोह से नहीं, दया से। जी हाँ, उनका हृदय किससे भर गया था? ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है, दया से भर गया था। किसका? अशोक का, सम्राट अशोक का हृदय दया से भर गया था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रसार के लिए उन्होंने अनेक डैश बनवाए, क्या बनवाए? स्तूप, किले, महल या सड़क। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है, स्तूप बनवाए। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रसार के लिए उन्होंने अनेक क्या बनवाए? स्तूप बनवाए। ठीक है, इसी में से एक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के डैश के लिए विदेशों में भेजा। बौद्ध धर्म के किसके लिए भेजा? प्रचार के लिए भेजा ना भाई, कल्याण, विध्वंस, प्रचार या निर्माण। जी हाँ, किसके लिए? ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है, प्रचार के लिए भेजा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा था। ठीक है, विदेशों में भेजा। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अंकित चक्र को डैश में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अंकित चक्र को स्थित अशोक स्तंभ कहाँ है? अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? गया में, तक्षशिला में, सारनाथ में या पाटलिपुत्र में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है, सारनाथ। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अंकित चक्र कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में जो अशोक स्तंभ स्थित है वहां से लिया गया है। ठीक है, अशोक को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गया में। ठीक है, हाँ, बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भाई मेरे आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। मेरे भाई, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर ऐसे ही कंटेंट आपको देखना है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, यस या नो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर अगला वीडियो भी ऐसा ही ज्ञानवर्धक आपके लिए हम अपलोड करेंगे। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा भाई, तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का बटन है बगल में, उसको क्या करिए, उसको दबा दीजिए, ऑन कर दीजिए, तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।